तो देखो हमने अब एंगल को जब पढ़ना था हमने सर्कल के हिसाब से पढ़ा था एंगल, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि अगर मैं ये सेंटर के हिसाब से ये वाली डायरेक्शन लूं, जो ये जीरो वाली डायरेक्शन है, ये वाली, इसको मैं 0 डिग्री कर, अब मैं एक फैन मान लेता हूँ, फैन, उसके ब्लेड हैं, 3 ब्लेड है ना फैन के। मैं मान लेता हूँ एक ब्लेड इधर है, मैंने स्विच ऑन किया, फैन घूमना स्टार्ट हो गया। अब फैन घूमना स्टार्ट हो गया, तो जब फैन घूम रहा है तो देखो पहले उसका ब्लेड इधर था, अब वो ब्लेड घूम के ऐसे गया, तो ये देखो ये ब्लेड जब घूम के ऐसे गया तो सेंटर के अबाउट, ये सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है, ये ब्लेड एंगल स्वीप कर रहा है। सेंटर के अबाउट ये ब्लेड क्या कर रहा है, एंगल स्वीप कर रहा है। तो अगर ये सेंटर के अबाउट ये एंगल स्वीप कर रहा है, तो जैसे जैसे ये घूमता जाएगा ये एंगल बढ़ता जाएगा। देखो ये ब्लेड घूम रहा है, फैन घूम रहा है, तो जैसे जैसे फैन घूम रहा है ये एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर ये घूम रहा है, फिर एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और फिर दोबारा ऐसे करके एक और साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये रेफरेंस हो गया, और आप घूम रहे हो, तो जब आप घूम रहे हो तो ये आप ये सेम ब्लेड है, ये इनिशियली यहां था जीरो, अब ये यहां से घूम रहा है, जैसे जैसे घूम रहा है एंगल क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और ये जो एंगल है ये दो लाइंस के बीच में बन रहा है, ये दो डायरेक्शंस है ना, इन दो डायरेक्शंस के बीच में बन रहा है, तो ये प्लेन एंगल है। हमने पहले भी कहा था कल कि ये प्लेन एंगल है, क्योंकि ये एक सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। हाँ जी, ठीक है, ये बात तो क्लियर है सबको। अब ये जो एंगल है जिसको मैं प्लेन एंगल कह रहा हूं, इसको मैं अब एक और पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझने लगा हूं, अब एक और तरीके से समझता हूं। चार दोस्त हैं, और चार दोस्त हैं, एक यहां आके खड़ा हो गया, और ये तीन सर्कुलर ट्रैक हैं, तीनों का सेंटर सेम है। तो जो यहां सेंटर में खड़ा है दोस्त, वो रेस्ट पे है, उसके बाकी दोस्त ये यहां पे खड़े हैं, और अब ये घूमने लगने, अब ये घूमेंगे, मूव करेंगे इस सर्कुलर ट्रैक पे। तो अभी राइट नाउ ये ए जो है ये आपका वो बंदा हो गया जो रेस्ट पे है, ये जो बी है, ये जो सी है, और ये जो डी है, ये वो तीन है जिन्होंने मूव करना है। एंड राइट नाउ अगर मैं ऑब्जर्व करूं, तो राइट नाउ ये जो ए है वो नोटिस कर रहा है कि ये तीनों एक ही लाइन में, बी सी डी, एक ए ने देखा तीनों एक ही लाइन में। हाँ जी, ऐसे ही नजर आ रहा है ना, तीनों एक ही लाइन में। अब क्या हुआ, इन्होंने मूव करना शुरू किया, तो ये बी ने मूव करना शुरू किया, ये सी ने मूव करना शुरू किया, ये डी ने मूव करना शुरू किया। तो हमने क्या नोटिस किया कि ये तीनों मूव कर रहे हैं, और ये इनको ऑब्जर्व कर रहा है, सेंटर वाला बैठ के इनको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब इसने देखा कि ये तीनों फिर एक ही लाइन में आ गए, अब उसको ये तीनों एक ही लाइन में नजर आए। तो इसको अगर ये तीनों एक ही लाइन में नजर आए, तो अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा गिवन बी है ये यहां आ गया, बी डैश, ये सी डैश, और ये हमारे पास क्या आ गया, डी डैश। तो ये हमारे पास बी डैश, सी डैश, डी डैश, तो ये तीनों हमारे पास एक ही लाइन पे आ गए। हाँ जी, आ गए एक ही लाइन पे। हाँ जी, क्लियर है बात। अब एक चीज नोटिस करो, अगर आप बी और बी डैश देखो, तो बी और बी डैश जो एंगल बना रहे हैं, ये देखो ये वाला जो एंगल बना रहे हैं, जो बी और बी डैश ए के ऊपर एंगल बना रहे हैं, और जो सी और सी डैश ए के ऊपर एंगल बना रहे हैं, और जो डी और डी डैश ए के ऊपर एंगल बना रहे हैं, ये तीनों एंगल सेम है। देखो ना, तीनों, जो बी ने एंगल बनाया, जो सी ने एंगल बनाया, जो डी ने एंगल बनाया, तीनों ने एंगल सेम बनाया। पर एक चीज नोटिस करो, ये बी और बी डैश ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जो सी ने सी डैश तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जो डी ने डी डैश तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पाथ के ऊपर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो तीनों का सेम नहीं है। देखो नहीं है ना सेम, जिसका सर्कल बड़ा है उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया फॉर सेम एंगल, जिसका सर्कल छोटा है उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑन द पाथ, सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल है। जितना सर्कल बड़ा हो जाएगा, एक गिवन एंगल कंप्लीट करने के लिए उतना ज्यादा चलना पड़ेगा। ये देखो, इस डी को सेम एंगल कंप्लीट करने के लिए ज्यादा चलना पड़ रहा है, और बी को वही वाला एंगल कंप्लीट करने के लिए कम चलना पड़ रहा है। तीनों, अब अगर मैं नोटिस करूं, ये देखो ये दो डायरेक्शंस के बीच में सेम एंगल बन रहा है, ये एक ये डायरेक्शन होगी, एक ये डायरेक्शन होगी, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो सेम बन रहा है। लेकिन लेकिन जैसे जैसे मैं ये रेडियस बढ़ा रहा हूं,
देखो जैसे जैसे मैं ये रेडियस बढ़ा रहा हूं, मेरा लेंथ फॉर सेम एंगल, लेंथ फॉर सेम एंगल क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं यहां पे क्या नोटिस कर रहा हूं कि ये जो लेंथ जो मैं ट्रेवल कर रहा हूं ये बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि आप कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ। तो ये जो लेंथ है वो रेडियस के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हाँ जी समझ में आया, लेंथ इंक्रीज कर रहा है। और ये यहां पे अभी जो मैंने रिलेशन लिखा है इसमें थीटा कांस्टेंट है, इस रिलेशन में मैंने एक चीज को कांस्टेंट रखा हुआ है। किसको कांस्टेंट रखा हुआ है, थीटा को। तो जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं तो मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा, तो मेरा जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कांस्टेंट जो यहां पर है इनटू आर। जितना मैं रेडियस बढ़ाऊंगा, जितना मैं रेडियस बढ़ाऊंगा एक पर्टिकुलर एंगल पाने के लिए उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। हाँ जी समझ रही है, समझ आ रही है बात। तो यहां पर ये जो एंगल है इस एंगल को हम कहते हैं प्लेन एंगल, क्योंकि ये 2D सरफेस पे बन रहा है। और ये जो प्लेन एंगल है इसका जो फॉर्मूला है वो हो गया लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। जो प्लेन एंगल है इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, ये एल क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये जो आपने पाथ सर्कमफ्रेंस पे मूव किया, लेंथ ऑफ आर्क ओवर, ये आर क्या है, आर है आपका रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस, तो ये आपका लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस ये क्या बन रहा है, ये आपका गिवन थीटा बन रहा है। और उस थीटा को मैं क्या बोल रहा हूं, प्लेन एंगल। और फिजिक्स में अभी देखो आपको समझ आ रही है, फैन घूम रहा है तो ये फैन हर टाइम घूमते हुए एंगल स्वीप कर रहा है। और जब वो एंगल स्वीप कर रहा है उस एंगल को मैं प्लेन एंगल मान के चल रहा हूं, उसको मैंने स्टडी करना है। मैं सर्कल में घूम रहा हूं, आप कभी नोटिस करो जब वो ट्रैक होता है, रेस होती है, एथलीट भागते हैं, सर्कुलर ट्रैक होता है, जिसका सबसे बड़ा सर्कल है ना वो सबसे आगे होता है, फिर पीछे पीछे, जिसका सबसे छोटा होता है वो सबसे इधर रखा, ऐसे स्लांटिंग जाते हैं, सब सीधे नहीं भागते, ऐसे स्लांटिंग। हाँ जब वो फिनिश लाइन होती है तो वो सीधी होती है, फिनिश लाइन सीधी होती है, पर जब वो भागना शुरू करते हैं तो जिसका जितना बड़ा सर्कल था वो उतना आगे होता है, जिसका जितना छोटा सर्कल है वो उतना पीछे होता है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम चाहिए, तभी उसको थोड़ा आगे रखा हुआ है। उसको आगे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बड़े सर्कल ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है फॉर अ गिवन एंगल, तभी उसको आगे रखा हुआ है। आज समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये सब चीजें डेली लाइफ में लग रही हैं। एथलीट का, एथलीट्स को पोजीशनिंग वो भी इसी फंडे से बन रही है। फैन घूम रहा है तो वो कितना एंगल स्वीप करेगा वो इसी फंडे से बनेगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो एंगल है, इस एंगल को जब मैं स्टडी करता हूं तो इस एंगल की जो मैं यूनिट लेता हूं, इसको कैलकुलेट करने के टाइम इसकी जो मैं यूनिट लेता हूं वो यूनिट जो है दैट इज रेडियन। तो मैंने अब इसको डिग्री में नहीं लिया, इसको मैंने डिग्री में नहीं लिया, इसको मैंने किस में लिया, रेडियंस में। इसको मैंने डिग्री में नहीं लिया, इसको मैंने किस में लिया, रेडियंस में। अब एक नई यूनिट आ गई एंगल की। इससे पहले आप एंगल को किस में पढ़ रहे थे, डिग्री, किसमें पढ़ रहे थे, डिग्री। पर अब मैं एंगल को डिग्री में नहीं ले रहा, अब मैं एंगल को एक न्यू यूनिट में ले रहा हूं, और वो जो न्यू यूनिट है वो क्या है, रेडियन। और ज्यादातर हम रेडियन में लेते हैं। क्वेश्चन आएगा सर हमें कैसे पता चलेगा, जब भी मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा में थीटा लूंगा, मतलब साइन थीटा। अब यहां पे देखो कोई साइन नहीं है, कोई कॉस नहीं है, कोई टैन नहीं है, क्योंकि आज तक आपने ना थीटा को सिर्फ साइन कॉस टैन के साथ लिया है, वैसे आपने लिया ही नहीं अभी तक। पर साइन कॉस टैन के अलावा भी फिजिक्स में हमने बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थीटा को लेना, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो वहां अब देखो ना, आपका जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है, रोटेशन हो रही है। आपका जो अर्थ है वो सन के आसपास घूम रहा है, मून जो है वो अर्थ के आसपास घूम रहा है। कितनी सारी प्रैक्टिकल रोटेशंस हो रही हैं। हम सर्कल में घूम रहे हैं, फैन घूम रहा है, तो बहुत सारी रोटेशंस हो रही हैं। उन सारी रोटेशंस को पढ़ने के लिए मुझे थीटा चाहिए, बिना थीटा के मैं उनको पढ़ नहीं सकता। पर उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा नहीं आना, अकेला थीटा आना है। और उस टाइम मैं अपने एंगल को डिग्री में नहीं निकालूंगा, किस में निकालूंगा, रेडियन में निकालूंगा। तो मेरे पास ये मेरा जो एंगल आएगा ये अब डिग्री में नहीं आ रहा, ये किस में आ रहा है,
रेडियन में आ रहा है। तो और रेडियन जो है दैट इज द एसआई यूनिट। अब जैसे लेंथ है तो मीटर जो है, किलोमीटर जो है, सेंटीमीटर जो है, मिलीमीटर जो है, आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, ये सब लेंथ की यूनिट्स हैं। ये सब किसकी यूनिट है? लेंथ की। पर एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ऐसे ही डिग्री इज अ यूनिट ऑफ एंगल, बट एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। ठीक है। अब अगर मैं इस रेडियन को थोड़ा और समझना चाहूं, तो जब मैं यहां से स्टार्ट करके और फिर दोबारा मैं यहीं पे पहुंच गया, पूरा एक साइकिल, तो मैं यहां पे क्या नोटिस कर रहा हूं? मैं यहां पे नोटिस कर रहा हूं कि इन वन साइकिल, जब मैं एक साइकिल की बात कर रहा हूं, तो एक साइकिल में मेरा एल कितना हो जाएगा बोलो? 2πr। तो फिर मेरा थीटा क्या बनेगा बताओ? एल ओवर आर। तो कितना आ गया? 2π। तो मेरा जो थीटा है वो कितना बन गया? 2π रेडियन। कितना बन गया? 2π रेडियन। और 2π रेडियन का मतलब पता है क्या है? आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, और अगर आप एक साइकिल को डिग्री में लो, एक साइकिल को अगर डिग्री में लो, तो एक साइकिल डिग्री में कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। तो आपने डिग्री और रेडियन को कंपेयर कर लिया कि 360 डिग्री का मतलब 2π रेडियन, 360 डिग्री का मतलब 2π रेडियन। तो हमने यहां पे क्या नोटिस किया? हमने यहां पे नोटिस किया कि योर 360 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 2π रेडियन। 360 डिग्री एंगल कितना है? 2π रेडियन। और ये रेडियन को हम सिंपली RAD ऐसे करके लिखते हैं जब हम यूनिट्स में लिखते हैं। ठीक है। और अगर मैं 180 डिग्री करूं, तो 2 के साथ डिवाइड कर दो ना, 180 डिग्री इज पाई रेडियन। तो ये हमारे पास आ गया 180 डिग्री इज पाई रेडियन। अब यहां पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि इन रेडियन, जब मैं रेडियन में ले रहा हूं, तो पाई जो है, पाई वो है 22/7 और 3.14। क्योंकि जब रेडियन में ले रहे हो तो 2πr, और 2πr में पाई क्या होता है? 22/7 या 3.14। अच्छा, अगर मैं देखो इस पाई को डिग्री में कन्वर्ट करूं, पाई रेडियन को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? डिग्री में। तो इन डिग्री, जब मैं डिग्री की बात करूं, तो पाई जो है रेडियन, वो डिग्री में कितना होगा? 180 डिग्री। तो जब भी पाई को मैं डिग्री में लिखना चाहता हूं, पाई को किस में लिखना चाहता हूं? डिग्री में। तो क्या लिखूंगा? 180 डिग्री। अब क्वेश्चन आएगा कि सर मैं पाई को डिग्री में कब लिखूंगा? तो जब भी मेरे पास साइन के साथ थीटा है, कॉस के साथ थीटा है, टैन के साथ थीटा है, जब भी ऐसे है, तो इनमें मैं गिवन थीटा को किस में लूंगा? डिग्री, जो आप लेते ही आए, क्योंकि आज तक आपने थीटा को जब भी लिया ट्रिग्नोमेट्री में लिया। तो अगर कभी भी साइन थीटा है, तो वो जो थीटा लेना है वो किस में लेना है? डिग्री में। और जब थीटा अकेला है, अलोन, अकेला है, जैसे वो L/R हमने रिलेशन किया था, थीटा इज इक्वल टू L/R, अकेला है, तो फिर इसको किस में लेंगे? इन रेडियन। इसमें लेंगे रेडियन। तो थीटा को रेडियन में कब लेना है, ये समझ में आ गया? सो ये बात अब याद रखनी है। और यहां पे 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। ये हमारा वो यूनिटरी मेथड हो गया। तो अगर मेरे पास इन डिग्री एंगल है 30 डिग्री, फिर लेट अस से 45 डिग्री, फिर लेट अस से 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, या फिर 180 डिग्री, ऐसे मेरे पास ये एंगल्स हैं, और मैं इनको कन्वर्ट करना चाहता हूं इन रेडियन। मैं इन एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं इसको 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। कैसे करूंगा? देखो 1 डिग्री, ये देखो 1 डिग्री कितना है? पाई बाय 180। 30 डिग्री क्या करोगे? 30 डिग्री इसको 30 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो देखो ये कैंसिल हो गया, और 30 से जब करोगे तो ये कितना बन गया? पाई बाय
6। ऐसे अगर मैं 45 लूंगा तो यहाँ पे मैं जब 45, तो मैं इसको 45 से क्या कर दूंगा, 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री इज पाई बाय 180, तो 45 क्या होगा, 45 से इसको क्या करो मल्टीप्लाई, जब 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 टू जा 90, तो ये 90 टू जा 180, तो आपके पास ये कितना आ गया, पाई बाय 4। जब 60 के साथ करोगे, ये इसको जब 60 के साथ करोगे, जब यहाँ पे 60 लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 3। जब इसको 90 के साथ करोगे, यहाँ पे 90 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। ऐसे ही जब इसको 120 के साथ करोगे तो 126 का टेबल लो, तो ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 2 पाई बाय 3, और 180 जो है वो क्या हो जाएगा, पाई रेडियन। तो आपके पास जब भी डिग्रीज में आपको दिया हुआ है तो आप उस डिग्रीज को रेडियन में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, या उल्टा रेडियन को डिग्री या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहां पे मेरे को जैसे एग्जामिनर ने कह दिया साइन पाई बाय 4 निकालो, ये आ गया साइन पाई बाय 4 निकालो। अब मैंने क्या कहा था कि जब भी साइन के साथ थीटा हो तो उसको किस में लेना है, डिग्री में। तो मैं इस पाई को किस में लूंगा, डिग्री में। और जब मैं इस पाई को डिग्री में लूंगा तो पाई डिग्री में क्या होता है, 180 डिग्री। पाई डिग्री में क्या होता है, 180। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन 180 बाय 4, एंड साइन 180 बाय 4 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 45, एंड साइन 45 का आंसर आ गया 1/√2। तो पाई को डिग्री में कब लेना है, जब वो साइन के साथ एंगल है। देखो ये पूरा साइन 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 के साथ ये क्या है, थीटा, साइन के साथ थीटा। जब भी साइन के साथ थीटा होगा तो उसमें जो पाई लिखा होगा, पाई, उसको किस में लेना है, डिग्री में। तो उस पाई को क्या मानना है, 180। प्रॉब्लम आपको बस ये आएगी कि सर कभी आप पाई को 180 ले लेते हो, कभी आप पाई को 22/7। तो मैं सिंपल, जब भी पाई को रेडियन में लेना है तो किस में लेना है, 22/7। जब भी पाई को डिग्री में लेना है तो किस में लेना है, 180 डिग्री। क्वेश्चन है कि कब, तो जब साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीकेंट कॉट, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे तो थीटा डिग्री में। और जब थीटा अकेला है, अब अकेला कैसे, मेरे पास एक मोशन है, ये एक मोशन मैं स्टडी कर रहा हूं, और इस मोशन में मैंने कहा कि इनिशियली बॉडी यहाँ थी, अब बॉडी यहाँ आ गई। तो एग्जामिनर कह रहा है कि देखो जी, ये बॉडी ने ये एल डिस्टेंस मूव किया, और यहाँ पे जो थीटा है वो 60 डिग्री है, और मेरे को ये आर दिया हुआ है। तो एग्जामिनर कह रहा है एल निकालो, एल मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। तो इसमें जब मैं ये थीटा लूंगा तो ये थीटा मैं अब 60 डिग्री नहीं लूंगा, इस थीटा को मैं किस पे लूंगा, रेडियन, क्योंकि ये साइन या कॉस या टैन के साथ नहीं है। तो जब ये साइन या कॉस के साथ या टैन के साथ नहीं है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो 60 डिग्री कितना होगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, पाई बाय 3 रेडियन। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, पाई बाय 3 इंटू आर। और अब यहां पर ये जो पाई है इसको क्या लेंगे, 3.14 या 22/7, इसको ये लेंगे। हाँ जी, क्लियर है बात, समझ में आ गया क्या कह रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और, जब आप ऐसे घूम रहे हो तो घूमने पे जब आपने एक पूरा कंप्लीट 1 रोटेशन किया, तो जब आपने एक पूरी रोटेशन कर ली तो पूरी रोटेशन पे आपका जो थीटा है वो कितना होगा, 2 पाई। जैसे एक फैन का ब्लेड घूम रहा है, तो ब्लेड ने एक पूरी रोटेशन कर ली, पूरी रोटेशन, तो थीटा कितना हो गया, 2 पाई। अच्छा, फिर दोबारा वही रोटेशन हो रही है, फिर दोबारा वही, तो 2 पाई के बाद फिर दोबारा 2 पाई क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब 2 पाई ऐड हो जाएगा तो दूसरी रोटेशन, फिर तीसरी रोटेशन, फिर चौथी रोटेशन। तो n नंबर ऑफ रोटेशन पे क्या होगा, फॉर n नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा, आपको जो थीटा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई n। तो ये जो n है ये आपको हो जाएगा थीटा बाय 2 पाई। इसमें थीटा क्या है, थीटा है कि आपका फैन जो है उसने कितना एंगल बनाया, और वो एंगल कैसे बनेगा, जब वो घूम रहा है तो उसका एंगल 0 से बढ़ के एक पूरा साइकिल 2 पाई, फिर एक और साइकिल हो जाएगा तो 4 पाई, फिर एक और साइकिल हो जाएगा तो 6 पाई, एक और साइकिल हो जाएगा तो 8 पाई, एक और साइकिल हो जाएगा तो 10 पाई। तो हर टाइम उसका एंगल बढ़ता जा रहा है, और वो पाई के टर्म्स में बढ़ रहा है, क्योंकि आप उस पाई रेडियन में ले रहे हो। हाँ जी, ठीक है। और अगर मेरे को कोई पूछे नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी हुई, तो मैं थीटा को 2 पाई से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। जैसे अगर मेरे को एग्जामिनर ने कहा कि फैन का जो थीटा है वो 9 पाई है, मुझे कहा कि फैन का ब्लेड घूम रहा है और उसने कितना एंगल बनाया, 9 पाई, तो नंबर ऑफ रोटेशंस क्या होंगी,
9 पाई ओवर 2 पाई, तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ये कितनी रोटेशंस होगी 4.5, मतलब मेरे जो फैन है उसने पूरी 4.5 रोटेशंस मेरे फैन ने की। तो ये फिजिक्स में हम इस तरीके से एंगल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये प्लेन एंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम एक सॉलिड एंगल को समझेंगे और फिर हम ग्राफ्स पढ़ेंगे कि ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, एंड देन विल स्टार्ट विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो पहले हम वो चीजें करेंगे जो फिजिक्स में बहुत जरूरी है, उसके बाद फिर हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है।